हेलो बच्चों। तो शायद मेरी कहानी यानी जो स्टोरीज प्रीवियस स्टोरीज रही यानी जो टॉपिक को लेकर स्टोरीज मैंने बनाई वो आपको शायद अच्छे से समझ आई होंगी। अब जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये टॉपिक उन्हीं स्टोरीज पे डिपेंड करता है। जैसे इससे प्रीवियस अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप समझिए कि मैं इस टॉपिक का इंटरप्रिटेशन या इस टॉपिक की एनालिसिस तभी बेहतर करा सकता हूं जब आप उन वर्ड्स को बहुत अच्छे समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक के वर्ड दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर्स में बने रहें जिससे आपको एक एक पॉइंट मेरा यानी मेरे से आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। ठीक है, आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नवंबर या दिसंबर तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दूं फॉर द 11th एंड 12th बोथ। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर एक इंपॉर्टेंस रखता है। आप कहोगे सर आप तो सभी लेक्चर्स के लिए बोलते हो कि सर ये इंपॉर्टेंट है, तो नो डाउट सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल सी बात बोलनी ही पड़ेगी, है ना। लेकिन आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। डन। अब देखो टॉपिक का नाम क्या है, कैपेसिटर। क्या? कैपेसिटर। आप अपने शब्दों में अगर हम देखें तो यार देखो ध्यान से, कैपेसिटर का मतलब कहीं ना कहीं कैपेसिटी से रिलेट कर रहा है। तो बस उतना ही सा ध्यान रखना है, उतना ध्यान रखना है और उसी को लेके आज कंप्लीट एनालिसिस। तो प्लीज देखो इधर कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये यानी देखें फर्स्ट जो पॉइंट है लिखा है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को लेके मैं डिस्कशन करने वाला हूं। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अभी आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं ये वर्ड जो लिख रहा हूं इनका मतलब क्या है, कि मैं यही वर्ड आपको इस लेक्चर में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अभी तक तो मैं केवल वर्ड्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि ये वर्ड मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अभी जब मैं इसको एनालाइज करके या फिर आपके साथ डिस्कस करके इसको फेच करूंगा, इस वर्ड को फेच करूंगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक एनर्जी के साथ। समझे कि नहीं समझे? और सबसे पहला वर्ड है कैपेसिटर। कौन सा वर्ड? कैपेसिटर। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इतनी सी बात रखिए कि अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लो, है ना, ग्लास ऑफ वाटर, है ना, एक ग्लास, और उसमें मैं पानी भरूं, तो आपको पता है उसमें एक लिमिट में पानी भरा जा सकता है। अगर मैं उससे ज्यादा पानी भरूंगा तो क्या होगा, पानी उससे बाहर बहने लग जाएगा, है ना। उसी थॉट को रख के यहां पे आप इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं एक ये बॉडी लूं और इस बॉडी को मैं इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लाके भी, मतलब मैं इसे बॉडी को चार्ज करता हूं, तो बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है? बॉडी को चार्ज करने का तरीका है कि यार या तो उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन लाके भर दो या फिर उससे इलेक्ट्रॉन फेच कर लो। दोनों कंडीशन है। तो एक काम करते हैं, यहां पे मैं दो बॉडी बना देता हूं, दो बॉडी ए और बी। ये दो ऑब्जेक्ट बना दो, आइसोलेटेड है, अलग अलग है। मैं दोनों की अलग अलग बातें कर रहा हूं। अब प्लीज ये मत सोचना कि ये बिल्कुल नजदीक रखे हुए, नो, ये अलग अलग मैं दोनों की बातें कर रहा हूं। अगर मुझे इसे चार्ज करना है तो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूं, और मुझे इसे चार्ज करना है तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन फेच भी कर सकता हूं। दोनों केसेस आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जब डालोगे तो इलेक्ट्रॉन यानी यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने लग जाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड। बॉडी कैसी? नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। और जैसे जैसे आप इसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर, है ना। यानी किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है तो चार्ज करने के केसेस में क्या हो रहा है कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बॉडी नेगेटिवली चार्ज। इससे इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालता हूं तो उस केस में क्या होगा, इस बॉडी को मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इज दिस ओके और नॉट? ये तो बात क्लियर हुई। ठीक है, डन। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये दोनों बॉडी चार्ज को स्टोर कर सकती हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये बॉडी में चार्ज रखा जा सकता है? यस, दोनों बॉडीज में आप देख पा रहे हैं, दोनों बॉडीज में आप चार्ज रख पा रहे हो। अगर
आप इन दोनों बॉडीज में चार्ज रख पा रहे हो, देन वी कैन से दैट दीज आर द कैपेसिटर. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? अगर मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूं, तो मैंने इनडायरेक्ट डेफिनेशन डालने की कोशिश की कि यार किसी बॉडी को आपने चार्ज किया, वो चार्ज को कलेक्ट कर पा रहे हैं, वो चार्ज को स्टोर कर पा रहे हैं. अगर वो चार्ज को स्टोर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो चार्ज को रख रहे हैं. अगर वो चार्ज को रख सकते हैं तो उन्हें आप क्या कहते हैं, कैपेसिटर. कैपेसिटर मींस द बॉडी या फिर द ऑब्जेक्ट which is used to store the charge. मैं केवल इतना सा अभी कैपेसिटर के बारे में कहूंगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? जो चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. तो आपको अगर सर दुनिया में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे हेयर्स को कॉम से रब करो. जब मेरे हेयर्स को आप कॉम से रब करोगे तो आपको पता है कि मेरे जो हेयर्स हैं वो थोड़ा सिल्की, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं मेरे हेयर्स से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, मेरे हेयर्स से इलेक्ट्रॉन कॉम पे चले जाएंगे. अगर मेरे हेयर्स से कॉम पे चले जाएंगे तो मेरी बॉडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी. अगर मेरी बॉडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, और कॉम कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज. इसका मतलब क्या मुझे कैपेसिटर कहा जा सकता है? यस, मुझे कैपेसिटर कहा जा सकता है. क्या कॉम को कैपेसिटर कहा जा सकता है? यस, कॉम को कैपेसिटर कहा जा सकता है. तो इस टाइप के कैपेसिटर्स को आप पता है क्या बोलते हो? आइसोलेटेड कैपेसिटर. क्या बोलते हो आप इनको? आइसोलेटेड कैपेसिटर. कैपेसिटर. इसका मतलब आपके आसपास की जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी लगभग कैपेसिटर्स हैं. जो भी चार्ज को स्टोर कर सकती हैं वो सभी कैपेसिटर्स हैं. अब एक बात आती है कि यार क्या इनकी कोई लिमिट भी है चार्ज को स्टोर करने की? यस. तो जब बात लिमिट की करता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वाटर ग्लास का, तो ग्लास में एक लिमिट में आप वाटर प्लेस कर सकते हो. अगर उससे ज्यादा वाटर प्लेस करने की कोशिश करोगे तो वो उससे बाहर निकल जाएगा, उससे बाहर निकलने लग जाएगा. ठीक है. तो क्या वाटर प्लेस करने की एक लिमिट है? वैसे ही हर बॉडी में चार्ज को प्लेस करने की एक लिमिट है कि इससे ज्यादा आप चार्ज इसमें रखने की कोशिश करोगे तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, जिसको आप लीकेज ऑफ चार्ज कहते हैं. ठीक है. तो दूसरा वर्ड, यानी द पहला वर्ड इज कैपेसिटर, एंड दूसरा वर्ड आपके पास क्या है? दूसरा वर्ड है कैपेसिटी. क्या है? कैपेसिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी? है ना. कैपेसिटी मींस हाउ मच, यानी कैपेसिटी किसका आंसर देता है? हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर बाय द ऑब्जेक्ट. यानी एक बॉडी या फिर एक ऑब्जेक्ट चार्ज को कितना स्टोर कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी को बताता है. या फिर इससे आप उसका कैपेसिटेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं आप उसको? कैपेसिटेंस भी कहते हैं. कैपेसिटेंस. क्लियर? सो मैंने आपसे बोला कि आपके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए व्हाट डू यू नो कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर मींस वो ऑब्जेक्ट जो चार्ज को स्टोर कर सकते हैं वो सभी कैपेसिटर्स हैं. आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो लगभग सभी कैपेसिटर्स हैं. हाँ, हो सकता है उनमें से कुछ बॉडी ऐसी हो जो चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती हैं, या फिर हो सकता है कुछ बॉडीज ऐसी हो जो चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सकती हैं, हो सकता है उसमें कुछ बॉडीज ऐसी हो जो चार्ज को कम स्टोर कर सकती हैं. लेकिन आपको पता है जहां भी चार्ज स्टोर करने की बात आएगी वहां पे हम उसे कैपेसिटर्स कह सकते हैं, और उन्हें हम आइसोलेटेड कैपेसिटर्स कह सकते हैं. ठीक है. तो द टर्म द कैपेसिटर, शायद मुझे लगता है आप उसको इंटरप्रेट कर चुके होंगे. टर्म द कैपेसिटी आप उसको इंटरप्रेट कर पाओगे. अगर मैं ग्लास की बात करूं, मुझे बताओ क्या उसमें पानी रखा जा सकता है? यस, रखा जा सकता है. दैट्स व्हाई वो एक कैपेसिटर है, लेकिन वो एक वाटर कैपेसिटर है. ये एक चार्ज कैपेसिटर है, उसे वाटर कैपेसिटर कहेंगे. क्या उसमें एक लिमिट में चार्ज का रखा जा सकता है? उसका भी काउंट है, उसका भी मेजरमेंट है. यस. इसका मतलब उसमें एक चार्ज को एक लिमिट में प्लेस कर सकते हो, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी है. बट आप उसे कैपेसिटर भी बोल सकते हो और उसकी कैपेसिटी भी है. तो क्या इस बॉडी की कैपेसिटी है? यस और नो? यस. क्या इस पे क्या ये कैपेसिटर है? यस और नो? यस. ठीक है. इसके बाद फर्दर कुछ बातें और समझ आती हैं. क्या अभी तक की एनालिसिस या फिर इससे प्रीवियस मेरे लेक्चर्स को अगर आप देखें तो आपने देखा था कि जहां पे चार्ज ज्यादा होता है, जहां पे चार्ज ज्यादा है, यानी चार्ज उसके पोटेंशियल को भी इंफॉर्म कर रहा है. जैसे आपको याद होगा कि अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूं, मैं पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की बात करूं और उससे आर डिस्टेंस की बात करूं, तो आर डिस्टेंस पे जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो पोटेंशियल आपके पास क्या था? V = KQ/R.
सो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर मैं इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को अप कर दूं, मैग्नीट्यूड को अप कर दूंगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ये तो मैं पॉइंट चार्ज के लेके डिस्कशन कर रहा हूं। इसके अलावा अगर मैं एक चार्ज्ड स्फीयर की बात करूं, तो चार्ज्ड स्फीयर आपके पास क्या है, लाइक ये एक आपके पास चार्ज्ड स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है। इसकी वजह से अगर बाहर यानी इस स्फेरिकल चार्ज बॉडी की बाहर पोटेंशियल में कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे क्या क्या मिलता है, के क्यू बाई आर। अगर मैं स्फीयर की रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूं, ठीक है। सरफेस से पोटेंशियल की बात करूं तो वो के क्यू बाई कैपिटल आर होता था, याद करो आप, है ना। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि जैसे ही हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं उसका एक पोटेंशियल यानी उसके पोटेंशियल की बात करने लग जाते हैं। इसका मैं एनालिसिस प्रीवियस क्लास में दे चुका हूं, यानी उसका पोटेंशियल रेज करने लग जाता है, अप होने लग जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं किसी बॉडी को चार्ज देता हूं तो उसका पोटेंशियल रेज करने लग जाता है, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है सी वी। आपको पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q फॉर द कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, या फिर आप इसे फेरेड भी कहते हैं, फेरेड भी कहते हैं। दिस कॉल्ड कैपेसिटेंस कांस्टेंट या फिर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। यानी अगर मुझे किसी भी बॉडी की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं इसमें चार्ज प्लेस करूंगा, चार्ज प्लेस करके देखूंगा, फिर देखूंगा कि चार्ज प्लेस करने पे प्रोपोर्शनलिटी में वोल्टेज कितना रेज कर रहा है। मैं चार्ज की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को फाइंड आउट करके मैं उसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्लीज आप एक बात ध्यान रखना कि मैंने कैपेसिटी को लेके इंटरप्रिटेशन दिया कि C इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। लेकिन प्लीज आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन Q। आप ऐसे लिखेंगे कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q, यानी किसी ग्लास में पानी भरूं या ना भरूं, यार उसकी वाटर को स्टोर करने की क्षमता तो है ना, उसकी कैपेसिटी तो है ना। तो क्या किसी ग्लास की कैपेसिटी, पानी को स्टोर करने की क्षमता, क्या पानी पे डिपेंड करती है? नहीं। तो वैसे ही किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज स्टोर करने की क्षमता कभी भी चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर चार्ज डिपेंडेंट नहीं है तो 100% पोटेंशियल डिपेंडेंट भी नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी, कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। जनरली स्टूडेंट इसका आंसर दे देते हैं कि कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। नो, कैपेसिटी डजंट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है। कूलम पर वोल्ट क्या बोलते हैं, फेरेड, और इसकी कुछ स्मॉल यूनिट भी होती हैं। 1 फेरेड जो है वो 10⁶ माइक्रो फेरेड के बराबर होता है, या फिर अगर मैं पिको फेरेड की बात करूं तो 1 पिको फेरेड जो होता है वो 10⁻12 फेरेड के बराबर होता है। अगर 1 नैनो फेरेड की बात करूं तो दैट इज 10⁻9 फेरेड के बराबर होता है, -9 फेरेड के बराबर होता है। तो कैपेसिटी मेजर करने की कुछ स्मॉल यूनिट भी हैं और कुछ लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट में क्या है, फेरेड, और स्मॉल यूनिट माइक्रो फेरेड, फेरेड, पिको फेरेड एंड नैनो फेरेड में भी आप इसे मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज आप इस बात को ध्यान रखने, कैपेसिटी डजंट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? तो कैपेसिटी डिपेंड करती है, अगर मैं डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर की बात करूं, किसकी बात करूं, डिपेंडेंसी की बात करूं, तो डिपेंडेंसी है किस पे, फर्स्ट किस पे, साइज एंड शेप। साइज एंड शेप मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा, प्लीज इसको ध्यान से देखना। साइज एंड शेप, और पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो डिपेंडेंसी किस पे, साइज एंड शेप पे। दूसरा सराउंडिंग्स पे, किस पे, सराउंडिंग पे। यानी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटी डिपेंड करती है साइज एंड शेप पे, एंड द सेकंड वन सराउंडिंग, यानी एक बॉडी के अराउंड जो मीडियम है उस मीडियम पे निर्भरता है। यानी कैपेसिटी कभी भी किसी बॉडी की नहीं होती है, प्लीज ध्यान से सुनना, कैपेसिटी किसी बॉडी की नहीं होती है, वो डिपेंड करता है सराउंडिंग्स क्या है, सराउंडिंग डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटी डिपेंड करता है साइज एंड शेप, एंड द सेकंड वन इज सराउंडिंग। क्लियर, साइज एंड शेप एंड सराउंडिंग। साइज एंड शेप को एक्सप्लेन करूंगा मैं अलग, और सराउंडिंग को मैं अलग एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखते हैं साइज एंड शेप की बात। जैसे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है मेरे पास, ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर।
कंडक्टिंग स्फीयर मान लेते हैं एल्यूमिनियम का एक गोला, एल्यूमिनियम का एक गोला। अगर मैं इसे चार्ज करूं तो चार्ज कहां पर रिसाइड करेगा? सरफेस पे, क्योंकि आपको पता है रिपल्सन, और रिपल्सन के बाद चार्ज दूर जाना चाहता है, दूर जाएगा तो आपको पता है वो सारा चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं, इसकी रेडियस r है, और अगर मैं इसके पोटेंशियल, जब आपने इसे चार्ज q दिया, कितना चार्ज दिया? q, तो उसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल रेस करने लग गया। तो अगर मैं इसको चार्ज q देता हूं तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, q अपॉन r, पोटेंशियल इतना हो जाएगा। अगर मैं सरफेस पे पोटेंशियल की बात करता हूं, सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला यही है, अंदर भी हर जगह पोटेंशियल सेम ही होगा। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से दे चुका हूं, ठीक है? तो प्लीज इंटरकनेक्टेड रहें। अगर आपको लेक्चर नहीं समझ आए, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं समझ आए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड कुछ और बेहतर ऑप्शंस, बेहतर तरीका आपको एक्सप्लेन करने का लेके आऊंगा, और शायद वो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाए। पोटेंशियल अभी हमने डिस्कशन किया है कि किसी बॉडी को अगर आप चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है ना, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V आपके पास कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, यानी आपके पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कैपेसिटी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी अगर मैं कैपेसिटी और रेडियस के बीच में ग्राफ बनाऊं तो मुझे कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा। Capacity is directly proportional to radius. Then we can say that the capacity depends on size. जितना बड़ा स्फीयर उतना ज्यादा कैपेसिटी, उतना ज्यादा कैपेसिटी, ठीक है? वहीं पे मैं एग्जांपल और दूं। एग्जांपल मतलब मैं अगर एक अर्थ साइज कंडक्टर की बात करूं, अगर मैं एक अर्थ साइज कंडक्टर की बात करता हूं तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹, और रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3, ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा 711 माइक्रोफैरड। यानी अगर मैं एक अर्थ की साइज का कंडक्टर लेता हूं तो कैपेसिटी कितनी होती है? 711 माइक्रोफैरड, जो कि अब बहुत कम आपको दिखाई दे रही होगी, है ना? कैपेसिटी नो डाउट डिपेंड्स ऑन रेडियस। आप कहोगे सर रेडियस तो बहुत ज्यादा कर दी, तो कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। बहुत स्मॉल यूनिट में कैलकुलेशंस आ रही हैं। 711 माइक्रोफैरड, आप बिलीव करो मार्केट में अगर आप 711 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर खरीदने जाओगे तो बहुत छोटा सा कैपेसिटर आपको 711 माइक्रोफैरड से ज्यादा का मिल सकता है। तो अर्थ की साइज का इतना बड़ा कंडक्टर, उसकी कैपेसिटी फिर कम क्यों है? उसके भी रीजन आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाएंगे। डन। और वहीं पे मैं अगर अर्थ की बात करूं, मैं अगर सिंपल अर्थ की बात करूं तो अर्थ का पोटेंशियल कितना है? 0। अर्थ को हम न्यूट्रल मान रहे हैं, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन 0, दैट्स इनफाइनाइट। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी है? इनफाइनाइट, नॉट इन मेजरमेंट। लेकिन अगर मैं अर्थ के साइज के कंडक्टर की बात करूं तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 711 माइक्रोफैरड। क्लियर? तो यहां पे एक बात क्लियर होती है, सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी डिक्लेयर्ड है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन साफ साफ दिख रहे हैं आपको कि कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं नेक्स्ट कैपेसिटी को लेके और डिस्कशन करूं, शेप को मुझे डिफाइन करना है। अगर मैं आपके पास एक रेगुलर सरफेस लेता हूं और एक मैं ऐसे एक पियर शेप बॉडी लेता हूं, मतलब डिफरेंट टाइप की, दोनों के वॉल्यूम सेम है। इसका वॉल्यूम जो है वो A और B का, द वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B, यानी दोनों के वॉल्यूम बराबर है, मतलब साइज जो है वो सेम है। मतलब मैंने अभी समझाया साइज, तो साइज के अकॉर्डिंग जिसका बड़ा ज्यादा साइज उसकी कैपेसिटी ज्यादा, लेकिन अभी मैंने साइज भी दोनों का सेम लिया, दोनों का वॉल्यूम सेम लिया। तो आपको पता है कि अगर प्रीवियस एनालिसिस से देखा जाए तो दिन दोनों की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आप देखो तो यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है और यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 100% सिग्मा 2 के बराबर होगा, अगर मैं एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज की बात करता हूं। लेकिन इस केस में देखो, अगर मैं यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 जो है वो ग्रेटर देन ऑफ सिग्मा 2 होगा, क्योंकि आपको पता है चार्ज जो है वो शार्प एजेस पे जाके कलेक्ट होता है।
यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज यहां पे ज्यादा होगी। यहां पे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कितना होगा, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। यहां पे चार्ज ज्यादा कलेक्ट हुआ तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल अगर V1 है और यहां पे पोटेंशियल V2 है तो पोटेंशियल भी V1 इज ग्रेटर देन ऑफ V2 होगा। तो अगर सराउंडिंग्स की बात करी जाए तो आपको पता है कि इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है। इस केस में यहां और सराउंडिंग के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के और सराउंडिंग के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहां ज्यादा है, इस केस में तो हर जगह यूनिफॉर्म है लेकिन इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। तो आपको पता है ब्रेक डाउन के चांसेस, चार्ज हमेशा कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपको पता है कि यहां पे चार्ज के लीक होने के चांसेस इंक्रीज कर गए कि नहीं। तो साइज के अकॉर्डिंग तो आंसर मेरा दोनों के लिए कैपेसिटी सेम आना चाहिए, लेकिन शेप के अकॉर्डिंग इस यहां पे लीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑफ कैपेसिटी ऑफ बी। यहां से आप शेप को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैपेसिटी डिपेंड करता है साइज पे, द सेकेंड वन इज शेप पे, साइज शेप। अब मैं सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये कैपेसिटर रखा कहां पे है। अगर आप बात करें कि अगर सराउंडिंग जो है क्या बेटा, अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं और सराउंडिंग कैसा है, कंडक्टिंग, कैसा है, कंडक्टिंग है। तो आपको पता है जितना भी चार्ज आप उस बॉडी को दोगे वो सारा का सारा कहां पे चला जाएगा, सराउंडिंग में। इसका मतलब क्या कैपेसिटी इस बात पे भी निर्भर करती है कि वो कैपेसिटर रखा कहां पे है। वो कैपेसिटर एक कंडक्टिंग मीडियम में रखा है, अगर वो बॉडी एक कंडक्टिंग मीडियम में रखी है तो 100% चार्ज के लीक होने के चांसेस वहां पे सबसे ज्यादा, चार्ज के लीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा। इसका मतलब वहां पे कैपेसिटी लो। तो आपको पता है कि जो सराउंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। क्लियर। तो डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग। फॉर्मूला भी आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर फंडामेंटल आप देखें तो कैपेसिटी में साफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स टू, ठीक है। अगर सराउंडिंग कंडक्टिंग हुई तो कैपेसिटी आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट हो जाएगी। उस केस में इसके मेजरमेंट आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, सराउंडिंग के लिए ये कहना अच्छा है क्या, सराउंडिंग हमेशा नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए बेटा, नॉन कंडक्टिंग, या फिर आप उसे इंसुलेशन भी बोल सकते हैं, इंसुलेटिंग। कैसी होनी चाहिए बेटा, नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो कैपेसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी, कैपेसिटर्स, कैपेसिटी डिपेंडेंसी, उसके एक्सप्लेनेशन अब आपके सामने है, ठीक है। मैंने बोला ना कि अपने बेसिक्स को, अपने फंडामेंटल्स को करेक्ट करो। आगे धीरे धीरे करके मैं इस कहानी में बहुत सारी और चीजें जोड़ने वाला हूं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट होंगे तो जेईई मेन और नीट में इससे ज्यादा टफ, बहुत सारे टफ क्वेश्चन आपके सामने नहीं रखे जाते हैं। बेसिक सी अप्रोचेज होती हैं, उन्हीं बेसिक सी अप्रोचेज से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैं ज्यादा डीप एनालिसिस पे इसको लेके जाने वाला हूं नहीं। तो प्लीज आप इतनी सी बातें रखो। डिपेंडेंसी को लेकर मैंने डिस्कशन कर लिया, डन। अब आपके मन में एक बात और आती है कि सर जब मैं आइसोलेटेड कैपेसिटर्स की बात कर रहा हूं तो उस केस में हो क्या रहा है, उस केस में इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। आप देखो कि मैंने सर अर्थ की साइज का कंडक्टर लिया, उसकी भी कैपेसिटी मुझे 711 माइक्रोफैराड मिली। तो ऐसा क्या किया जाए कि इसकी कैपेसिटी अप हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में और इसके आंसर देने की कोशिश करो कि यार ऐसा क्या किया जाए जिससे कैपेसिटी अप हो। वैसे मैं आगे चल के आपको कैपेसिटर का रोल भी बताने वाला हूं सर्किट में, लेकिन उसके लिए मुझे सर्किट एनालिसिस पे मूव करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप केवल इतनी सी बात समझिए कि यार कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है मुझे अभी तो, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन में तो कैपेसिटर किसी भी ऑर्डर का यूज करना पड़ सकता है। अब ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा कम कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स ही यूज करके काम चला लेंगे, नहीं। मुझे कुछ कैपेसिटर्स ऐसे बनाने हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कैपेसिटी अप हो। तो आपके मन में एक बात तो शायद दौड़ दौड़ के आ रही होगी कि यार अगर सराउंडिंग को पक्का कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, तो हो सकता है कैपेसिटी बढ़ जाए। सराउंडिंग को मजबूत कर दिया जाए, साइज बढ़ा दिया जाए। ये बातें थोड़ी सी शायद मुझे लगता है कि रिलेट कर पा रहे होगे कि अगर सराउंडिंग को आप ऐसा नॉन कंडक्टिंग, ऐसा इंसुलेटिंग बना दो तो यार लीक होने के चांसेस खत्म, लीक होने के चांसेस खत्म। तो भरते रहो चार्ज को, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग का गेम प्ले करके भी इसको इंक्रीज कराया जा सकता है, या फिर साइज को कुछ ऐसा किया जाए, एलेबोरेट कर दिया जाए।
तो इसकी कहानी में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मतलब मेरा दूसरा क्वेश्चन जो रेज होता है, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, है ना। अभी आपने आइसोलेटेड कैपेसिटर्स को देखा, ये बहुत ही बेकार से कैपेसिटर्स थे यार, बहुत बेकार से कैपेसिटर, बहुत अच्छे कैपेसिटर्स नहीं थे। जब मैं आइसोलेटेड कैपेसिटर्स की बात करूं तो बहुत अच्छे कैपेसिटर्स नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे कैपेसिटी अप करनी है। तो जहां पे डिपेंडेंसी है, स्टूडेंट यही सोचने लग जाता है कि सर आपने डिपेंडेंसी बताई दी है, तो एक काम करो उसी डिपेंडेंसी पे खेल जाते हैं। डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग आंसर मैं दे दूंगा कि मैं सिंपल सी बात है, मैं कैपेसिटर का साइज बढ़ा देता हूं। यार मैंने साइज को बढ़ा के देख लिया, आपने देखा कि साइज को मैंने अर्थ की रेडियस का बराबर कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे कैपेसिटी बढ़ती हुई इधर नजर नहीं आई। तो क्या आपने कहा कि सर एक काम करो सराउंडिंग्स में ऐसे कुछ चेंजेस कर दो। तो सराउंडिंग में चेंजेस करके भी देखो, आपको मैं वैक्यूम में रख देता हूं, वहां पर भी लीकेज होने के चांसेस हैं। आपको पता है कि अगर मैं लाइटनिंग इफेक्ट की बात करूं तो लाइटनिंग इफेक्ट भी इसी का कॉज बनता है। सिंपल है, बादल आपस में टकराए, एच आयन ओ एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ी, एच आयन ओ एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से आपको पता है वो बादल एक लिमिट में ही चार्ज को स्टोर कर सकते थे। इसके बाद अगर चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज को लीक करना शुरू कर देंगे। सराउंडिंग में एयर थी, आपको पता है एयर कंडक्टिंग है तो अच्छी कंडक्टिंग होने की वजह से चार्ज ट्रांसपोर्ट कर जाता है। ठीक है, तो प्लीज आपको इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो। अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ बातें की जा सकती हैं। ठीक है, डन। चलो तो क्या किया जाए ऐसा जिससे कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यार मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। वैसे अभी तक इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ होने वाला है। लिखा है कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अभी प्रीवियस एनालिसिस को भूल जाओ, यहां पे हम बात करते हैं, आप इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं वेयर अप्लायंसेस नीड मोर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर। ठीक है, क्या वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस एंड पावर। आपको मैं बता देता हूं कि कैपेसिटर्स बिल्कुल डैम जैसे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? डैम, डैम जैसे होता है। ठीक है, डैम जैसे होता है। अब मुझे एक बात बताओ, डैम क्यों बनाया जाता है? तो आप कहोगे सर डैम में पहले पानी रोकते हैं, रोकते रहते हैं, रोकते, फिर मुझे जहां पे ज्यादा फ्लो की रिक्वायरमेंट है मैं उसे पानी को छोड़ देता हूं। आप डैम जैसा समझने की कोशिश करो, रिजर्वायर जैसा समझने की कोशिश करो। तो पानी इकट्ठा हुआ, इकट्ठा, भाई नदी में पानी बह रहा था, एक काम करते उसी बहाव को यूज कर लेते टरबाइन्स में, उसमें टरबाइन लगा देते। लेकिन आप देखो कि जो वहां पे नदी का फ्लो है यानी वाटर का फ्लो है, वो फ्लो इनफ नहीं है टू रोटेट टरबाइन्स, या फिर टरबाइन रोटेट जब करेंगे भी तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो एफिशिएंट नहीं होगी, उतनी एफिशिएंट नहीं होगी। तो क्या करो, एक काम करो, रिजर्वायर में पानी कलेक्ट करना शुरू कर दो, और एक हाइट तक वाटर को जब कलेक्ट कर लोगे तो आपको पता है कि वाटर की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो अप हो जाएगी। तो जब भी आप उसे लीव करोगे तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं आपको पता है टरबाइन्स का जो स्पीड है, टरबाइन का जो रोटेशन है, उसमें डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वैसे ही सेम केस यहां पे भी है कि कैपेसिटर्स आर बेसिकली वो डैम है और इंस्टेंट फ्लो की रिक्वायरमेंट है कहीं पे। तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा काम करने की क्षमता बढ़ानी है मुझे, मुझे कहीं पे ज्यादा काम करवाना है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? कैपेसिटर्स। लेकिन कैपेसिटर्स का केवल और केवल ये यूज नहीं है कि आपने पोटेंशियल ज्यादा रिक्वायरमेंट था, वोल्टेज ज्यादा रिक्वायर्ड था, दैट्स राइट। ये आपको पता है एज अ फिल्टर भी वर्क करते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छे फिल्टर भी है। ठीक है, फिल्टर भी है, और कहीं ना कहीं सर्किट को शॉक प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शॉक प्रूफ। एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है बैटरी, ये बैटरी है, यहां पे लगा हुआ है कैपेसिटर, और इसके बाद लगा हुआ है एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे बल्ब लगा हुआ है, और यहां पे स्विच, दो स्विच, एक स्विच यहां पे लगा हुआ है और एक स्विच यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, स्विच, सॉरी ये स्विच मैं नहीं लगाता हूं, हटाओ, इसको हटा देता हूं।
यहां पे स्विच लगा देते हैं। ये स्विच है S1 और ये स्विच है S2। अगर मैं आपसे पूछूं कि S1 को ऑन करते हैं और S2 को ऑफ रहने देते हैं, तो क्या होगा? आपको साफ साफ दिख रहा है, बल्ब जल जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है। या अगर फैन लगाते तो फैन स्टार्ट हो जाता। लेकिन आपको पता है जैसे ही मैं S1 को ऑन किया वैसे ही बल्ब जल गया। मैं S2 को भी ऑफ ही रख रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं S1 को हटाऊंगा यानी ऑफ करूंगा, क्या बल्ब बुझ जाएगा? तुरंत बुझ जाएगा। बताओ जल्दी बताओ, बुझ जाएगा ना? बिल्कुल ठीक बात है। यानी S1 को जैसे ही ऑन किया बल्ब जल गया, ऑफ किया जल गया, बुझ गया। इस टाइप की चीजें देखने को मिल सकती हैं कि नहीं? लेकिन वहीं पे इसका मतलब आप मुझे बताओ, टंगस्टन जो लगा हुआ बल्ब के अंदर, क्या उसमें बार बार शॉक जैसा एक्सपीरियंस हो रहा होगा? एकदम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद, तो क्या वहां पे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? डैमेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बिलीव करो कि जहां पे डैमेजेस को मैनेज करना है वहां पे भी कैपेसिटर का यूज करना है। अब आपको पता है S1 को आपने ऑन कर दिया, लेकिन आपने S2 को भी ऑन किया। तो जब आप S2 को ऑन कर दोगे और S1 को ऑन किया, जैसे ही ऑन करोगे बल्ब जलेगा। लेकिन जब S1 को हटाओगे ना, तो बल्ब एक साथ बुझेगा नहीं, बल्ब धीरे धीरे करके अपने ग्लो को खत्म करेगा। ऐसा आप अपने चार्जर्स में भी देख सकते हो। मार्केट से आप चार्जर बाय करके ले आओ जिसमें एक बल्ब लगाओ। कई बार ना चार्जर में एक इंडिकेटर बटन लगी होती है, इंडिकेट करती है कि चार्जर ऑन है और ऑफ। आप चार्जर को लगाओ और लीव कराओ, तो आपको पता है कि वो जो लगी हुई जो बल्ब है वो थोड़ा सा स्लोली पहले ग्लो करेगा, देन स्लोली उससे लाइट कम होगी। तो कहीं ना कहीं शॉक प्रूफ, सर्किट को शॉक प्रूफ बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं कैपेसिटर का यूज है। ठीक है, लेकिन आगे आगे चल के धीरे धीरे करके कहानी में चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये बातें थी कैपेसिटर्स को लेके। अब मैंने अभी तक की एनालिसिस में आपसे बार बार एक बात कही, मैंने कहा यार मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है, मुझे कैपेसिटी को बढ़ाना है। अब कैपेसिटी को बढ़ाना कैसे? अभी तक आइसोलेटेड कैपेसिटर्स की अगर बात करो तो वहां पे आप कैपेसिटी अप ही नहीं कर पा रहे थे, साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, सराउंडिंग भी बदलाव कर दिए थे, लेकिन उससे कैपेसिटी पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कैपेसिटी अप हो जाएगी। उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन आपको पढ़ाना चाहता हूं, और उस एप्लीकेशन का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना? यानी अब आप यूज करेंगे 2 और more than two conductor, 2 और more than two conductor। मैं अब यूज करूंगा 2 और more than two conductor। ठीक है, क्लियर? और वैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी और एनालिसिस देता हूं, लेकिन हम डायरेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जाते हैं। मेरे पास एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, थिन प्लेट है, और एक प्लेट ये है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं उसका रीजन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये ए है, ये बी है। इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप ऐसा समझो, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों ऐसे रखी हुई हैं। इसका सरफेस एरिया ए है, इसका सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स दैट इज ए। सरफेस एरिया जो है वो प्लेट ए, यानी मैं इनका नाम चेंज कर देता हूं, एक काम करता हूं, इसका स्मॉल ए नाम रख देता हूं, स्मॉल ए, और इसका नाम स्मॉल बी रख देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। और इन दोनों प्लेट का सरफेस एरिया कितना है? ए। ठीक है, आपको अगर दोनों के सरफेस एरिया सेम लेने, ऐसा जरूरी नहीं, आप डिफरेंट सरफेस एरिया की प्लेट्स भी ले सकते थे, लेकिन अगर आप दोनों के सरफेस एरिया सेम लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। तो यार अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रीवियस एनालिसिस में आपके पास एक कंडक्टर, एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे अब 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, और इन दोनों प्लेट का बीच का गैप जो है वो है डी, स्मॉल गैप, है ना? ऐसा क्यों किया गया, अभी धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा। क्लियर? मैंने क्या किया, मैं आपको प्रीवियस सारी एनालिसिस दे चुका हूं। मैंने एक काम किया, मैंने इससे कर दिया अर्थिंग कर दी, है
है ना। वैसे मैं बैटरी का भी यूज करके देखता हूं, लेकिन मैंने यहां पे इसको मैंने अर्थ कर दिया। जब मैं इसे अर्थ कर दूंगा और मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज देना शुरू कर दिया, तो मैं इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज लगातार इंक्रीज कर रहा हूं, जिससे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है प्लेट की। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इस पे चार्ज क्यों दूंगा, इस चार्ज को दूंगा, तो अब मुझे बताओ सरफेस यानी जो प्लेट है, आप ऐसा समझ लो, इस वाली प्लेट को, यानी ये वाली जो प्लेट है, इसको मैंने चार्ज देना शुरू कर दिया यहां पर। तो ये जो प्लेट है, इस पे इस साइड, इस फेस पे क्या नेगेटिव चार्ज आके कलेक्ट होने लग जाएगा इस सरफेस पे। तो प्लेट का दूसरी पोजीशन या फिर दूसरी डायरेक्शन या दूसरी फेस कैसी पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी, क्योंकि इंडक्शन से पूरी प्लेट का चार्ज इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, ऐसा। तो पॉजिटिव चार्ज, प्लेट कैसे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, प्लेट का दूसरा साइड हो गया पॉजिटिव चार्ज। अर्थिंग क्या करेगी, इसके दूसरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते, अर्थ उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। क्या करेगी, तो बेसिकली अर्थिंग क्यों की मैंने, क्योंकि तो आपका आंसर क्या होगा, टू न्यूट्रलाइज द अदर सरफेस ऑफ द प्लेट, टू न्यूट्रलाइज द अदर सरफेस ऑफ द अदर surface of the plate, surface of the plate, other surface of the plate। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, अभी तक क्या था, केवल एक प्लेट हुआ करती थी या फिर एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ऐसा क्यों है, इससे रीजन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बॉडी थी वो सराउंडिंग में रखी हुई थी, एक रीजन में रखी हुई थी, और उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज की हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूं। क्लियर, डन, ठीक है। यानी इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नेगेटिव ऑफ सिग्मा इंड्यूस्ड होगी। इससे होगा क्या कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां की तरफ ट्रेवल करती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर की तरफ। एक थिन प्लेट से स्मॉल गैप पे, थिन प्लेट के क्लोज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E ड्यू टू माइनस ऑफ क्यू चार्ज दैट इज माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब मैं डायरेक्शन डिक्लेयर करता हूं तो आपको पता है पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो आपको पता है ई नेट कितना होगा। ई नेट मैंने आपको बता रखा है कि जब मैं डायरेक्शन डिक्लेयर कर देता हूं तो आपको पता है साइन लेने की आपको जरूरत नहीं है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, द आंसर इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, द आंसर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है, क्या वो यूनिफॉर्म है? यस। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तब भी वही, यहां की बात करो, यहां की बात करो, किसी भी पॉइंट की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इससे हुआ क्या कि यार जैसे जैसे मैं इस चार्ज में, इस प्लेट को चार्ज को इंक्रीज कर रहा हूं, वैसे वैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका पॉजिटिव चार्ज लीक होने की कंडीशन में होगा और इसका नेगेटिव चार्ज लीक होने की कंडीशन में होगा, क्योंकि ये चार्ज को एक लिमिट तक स्टोर कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर चार्ज इसमें डालने की कोशिश करोगे तो वो लीक होने के चांसेस है, यानी इससे लीक होने। आपको पता है जैसे इसके पॉजिटिव चार्ज इससे निकलने की कोशिश करेंगे, इसका नेगेटिव चार्ज उसे होल्ड करेगा कि नहीं, या फिर इसका जब नेगेटिव चार्ज निकलने की कोशिश करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज उसे होल्ड करेगा। अभी तक क्या था, अभी तक की एनालिसिस में कंडक्टर आइसोलेटेड होता था और आइसोलेटेड कंडक्टर में चार्ज जब लीक करना शुरू करता था ना तो मीडियम उसका साथ देने लग जाता था। अब देखो जो मीडियम है या फिर दूसरी प्लेट जो है या पहली प्लेट जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे टू रिटेन द चार्ज, टू होल्ड द चार्ज, है ना। तो इसका मतलब मैंने सराउंडिंग में कुछ ऐसा किया, सराउंडिंग में क्या किया, दूसरी प्लेट लाके रख दी। अब वो दूसरी प्लेट भी इससे निकलने वाले चार्ज को रोक रही है, लीकेज को रोक रही है, ठीक है, लीकेज को रोक रही है। तो कहीं ना कहीं अब कैपेसिटी अप होगी। कैपेसिटी कैलकुलेट करने मैंने आपको बताया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं, तो अगर मैं इस कैपेसिटर का पोटेंशियल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैव अ रिलेशन विद E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr। तो माइनस ऑफ dV इज इक्वल टू E dr।
तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम va टू vb और 0 टू d, यानी आपको पता है इस प्लेट की पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, और इस पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो 0 से लेके d तक आप इसे इंटीग्रेट कर दें, और इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा देखते हैं, दैट इज vb माइनस ऑफ va इज इक्वल टू e फॉर द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d, माइनस साइन के साथ माइनस क्या मल्टीप्लाई, दैट इज va माइनस ऑफ vb इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। तो अब मुझे बताओ प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नेट पोटेंशियल कितना है, नेट पोटेंशियल इतना है, यानी चार्ज भरने से पोटेंशियल कितना हो गया, इतना। तो अगर कैपेसिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, कैपेसिटी की अगर बात की जाती है तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q अपॉन V, V फॉर द सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक चार्ज की प्लेट सिग्मा इंटू A अपॉन सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, यानी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अब सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी, है ना। क्या किया मैंने, सराउंडिंग के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कैपेसिटी अप हो, इंक्रीज हो। मैंने क्या उसके नजदीक एक प्लेट जाके रख दी, जिससे कैपेसिटी बढ़ने के चांसेस हैं, इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो आपने देखा कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, एक और कंडक्टर यूज किया टू रेज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे इससे पॉजिटिव चार्ज निकलने की कोशिश करेगा, नेगेटिव चार्ज पकड़ेगा, भैया ना निकलो, और इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज वीक होने की कोशिश करेगा, ये उसे पकड़ेगा, तो इसका हम लोग दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं टू रेज द कैपेसिटी। क्लियर है ना, डन। तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन मेरी बात यहां तक भी मैं नहीं मानता, मुझे और कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। तो मैंने अगर कैपेसिटी का फॉर्मूला देखूं तो आपको पता है ये मैं कैपेसिटी तब कैलकुलेट कर रहा हूं जब प्लेट्स के बीच में मीडियम कैसा है, वैक्यूम, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर द फ्री स्पेस। क्या, परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर द फ्री स्पेस, फॉर द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए जब मैं इसका मेजरमेंट करता हूं, यानी जो सराउंडिंग, जो मीडियम है ना प्लेट्स के बीच में, वो कैसा है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए मेजरमेंट करके दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ऐसा और क्या किया जाए जिससे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, मैं ऐसा कुछ और कर सकता हूं क्या, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कैपेसिटी इंक्रीज हो, उसके लिए मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आपने कहा कि सर अगर प्लेट का साइज आप बढ़ा दो ना, तो प्लेट का साइज बढ़ाने से हो सकता है कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए, हो सकता है कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। चलो नो डाउट, चलो मैंने प्लेट का साइज बढ़ा दिया, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो यार, मुझे आज का जो समय है वो सर्किट को ऑप्टिमाइज करने का है, सर्किट को छोटा करने का है, और मैं लगातार कैपेसिटर का साइज बढ़ा रहा हूं, तो यार बेकार हो जाएगा ना बात। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सर्किट को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मुझे सर्किट में कैपेसिटर की साइज को घटाना है, और दूसरी तरफ मैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूं, उसका साइज बढ़ा रहा हूं। यार ये तो बात नहीं रहना, मुझे ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं कैपेसिटी की जो प्लेट्स हैं वो छोटा ही रखूं, कुछ और करूं जिससे कैपेसिटी इंक्रीज करे, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात करता हूं जो मेरे पास, इसके लेके चर्चा कर सकते हो आप, और इसकी कैपेसिटी भी मेजर कर सकते हो। मुझे कुछ और भी करना है जिससे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। इसके अलावा कुछ और भी केसेस हैं, जैसे कई जगह डिस्कशन होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, है ना। अभी मैं खैर अभी कैपेसिटी बढ़ा के आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर डिस्कशन में नहीं है। मैंने बोला ना कि जो एड ऑन टॉपिक हैं उन टॉपिक को मैं अलग से लेके आने वाला हूं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, जिससे आपको फंडामेंटल टच, एक बेसिक सी थॉट आपके दिमाग में डेवलप हो जाए कि यार ये अप्रोचेस मुझे क्लियर करके रखनी है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। आप कहोगे सर अभी तो स्फेरिकल कैपेसिटर आपने डिस्कस किया था, लेकिन आप ध्यान रखो कि वो आइसोलेटेड कैपेसिटर था, उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। तो स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मुझे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाना है तो मैं यहां पे 2 सिलेंडर्स का यूज करूंगा। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाने के लिए मैं स्फेरिकल कैपेसिटर बनाता हूं, यहां पे मैं 2 स्फीयर का यूज करूंगा टू रेज द कैपेसिटी, टू रेज द कैपेसिटी। क्लियर, डन।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करने के बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक बार सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर से कैपेसिटी बढ़ाने की बात करेंगे। क्लियर है ना? चलो, मेरे पास क्वेश्चन ये है, एक बार आप लोग इसे रीड करो और ट्राई करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, लिखा है ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आपको पता है डी को डिक्रीज करोगे, इसको डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सिंपल है यार, है ना? क्योंकि साइज एंड शेप पे तो डिपेंड करती है। तो गैप जो है ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन अनअफेक्टेड, डिक्रीजेस फर्स्ट, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। एक थ्योरेटिकल सा इंट्रोडक्शन, मैंने बोला ना एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने डिक्टेट कर रखा है कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कितना है। एनसीईआरटी के पेज से वो एनालिसिस वहां पे डिफाइंड है, अगर आप जाके चेक करोगे तो ये चीज आपको वहां देखने को मिलेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, और क्वेश्चन है, लिखा है इफ इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, वी फिल डाइलेक्ट्रिक इन होल स्पेस ऑफ इट्स प्लेट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस। आप देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पे जो मीडियम है वो किसके क्या क्या रख दिया गया? डाइलेक्ट्रिक। क्या भर दिया गया? डाइलेक्ट्रिक। अब आपको पता है कि मैंने आपको अभी तक जो कैपेसिटी कैलकुलेट करके दी है वो दी है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी मैंने आपको फ्री स्पेस के लिए तो कैलकुलेशन करके दी है, लेकिन जो मीडियम बदलोगे उससे कैपेसिटी में क्या बदलाव आएंगे इससे लेकर मैंने कोई एनालिसिस आपको नहीं दी है। वैसे मैं इसको लेकर चर्चा करने वाला हूं, ये क्वेश्चन पहले आ गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा बाद में आना चाहिए था, मतलब ये क्वेश्चन जो मेरी अब एनालिसिस है उसके बाद आना चाहिए था, लेकिन ये पहले दे दिया है। खैर, इस क्वेश्चन को हम उस डिस्कशन के बाद देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इन होल स्पेस, यानी अगर प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो क्या होगा? इन होल स्पेस ऑफ प्लेट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यानी क्यू एंड वी को लेके, वी एंड ई को लेके, ई एंड सी को लेके, क्यू एंड सी को लेके डिस्कशन है, लेकिन मैं इसका आंसर अभी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ठहरने के बाद। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं जो डिस्कशन आपसे कर रहा था, मैंने बोला ना मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है, मुझे कैपेसिटी अप करनी है। अब मुझे कैपेसिटी अप करनी है तो मुझे कुछ और करना चाहिए। तो देखो, एक ध्यान से, मेरे पास एक हेडिंग और मिल रही है और वो हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। अब समझते हैं, इसमें एक वर्ड आपको मिला डाइलेक्ट्रिक, ये वर्ड थोड़ा सा अलग आपको दिखा होगा, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होना, बहुत आसानी से मैं इसे समझा दूंगा। अब डाइलेक्ट्रिक को ऐसा समझ लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब है इंसुलेटर। क्या है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब है इंसुलेटर, इंसुलेटर या फिर इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब जहां पे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, मतलब एक माध्यम जहां पे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, उसको आप इंसुलेटिंग कहते थे ना, इंसुलेशन कहते थे, इंसुलेटिंग मीडियम कहते थे, या फिर इंसुलेटर कहते थे। उसी शब्दों को मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो ध्यान से, आपके अकॉर्डिंग जब मैं एल्यूमिनियम की बात करता था और जब मैं बात करता था डायमंड की, तो आपको पता है डायमंड को आप क्या कहते थे? इंसुलेटर, इंसुलेटर। और वहीं पे एल्यूमिनियम को आप कहते थे कंडक्टर। क्या कहते थे? कंडक्टर। क्या कहते थे? कंडक्टर। डायमंड को क्या कहते थे? इंसुलेटर। और एल्यूमिनियम कहते थे कंडक्टर। और अच्छे कंडक्टर्स की बात की जाए तो कंडक्टर एल्यूमिनियम के अलावा कौन है? कॉपर भी है, गोल्ड भी है और सिल्वर भी है ना? सिल्वर भी है। ऐसे ही इंसुलेटर्स भी है, बहुत सारे इंसुलेटर्स। ठीक है, लेकिन मैंने ये वर्ड किसके लिए यूज किए थे? सॉलिड्स के लिए। ध्यान से, को डायमंड भी एक सॉलिड है, कंडक्टर भी एक सॉलिड है। तो जब मैं सॉलिड्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? सॉलिड्स की बात करता हूं। तो सॉलिड्स के लिए कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। जैसे अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो ये क्या थे? सेमी कंडक्टर। क्या थे? सेमी कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, तो सॉलिड्स के लिए मैं ये वर्ड यूज करता हूं। लेकिन जब बात हो ना बेटा फ्लूइड की, किसकी बात करें? फ्लूइड की, है ना? जब मैं बात करूं फ्लूइड की या फिर मीडियम की, तो वहां पे ना वर्ड आप इंसुलेटर की जगह
डाइलेक्ट्रिक करने लग जाते हो, बस इतना सा फर्क है ना। जैसे एग्जांपल, आपको पता है कंडक्टर का ही एक सिनोनिम्स और बताता हूं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलता हूं मैं? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl, H2SO4, NaCl वाटर, सॉल्ट वाटर, आप इन्हें इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो, ठीक है, डन, कह सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं प्योर वाटर की, किसकी बात करूं? प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इंसुलेटर। लेकिन यहां पे मैं इंसुलेटर वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? डाइलेक्ट्रिक। तो वाटर क्या है? वाटर क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। क्या है बेटा? डाइलेक्ट्रिक है। जैसे डिफरेंस है ना कंडक्टर और इंसुलेटर में, वैसी डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइलेक्ट्रिक में। इतना सा आपने थोड़ा सा फॉलो करना है। तो डाइलेक्ट्रिक से आप कंफ्यूज मत हो। हम मीडियम की बात कर रहे हैं, वो मीडियम जो नॉन कंडक्टिंग, उसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक में को हम और इसके पोलैरिटी बिहेवियर समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे केमिस्ट्री में भी आपने सुना होगा। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होते हैं वो दो टाइप से बनके तैयार होते हैं। एक तो पोलर मॉलिक्यूल से, पोलर मॉलिक्यूल से बनके तैयार होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल, अगर मैं H2O की बात करूं तो HN और O, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम P, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम P, इनके बीच में एंगल बन रहा है ना। तो P नेट इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम 0 नहीं है। वहीं पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो C डबल बॉन्ड O, 4 वैलेंसी प्लस 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 O, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, P, तो P नेट कितना हो गया? P नेट 0 हो गया, ठीक है। तो जो मीडियम है वो किससे बने हुए हैं? या तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे अवेलेबिलिटी किसकी है? पोलर मॉलिक्यूल की, या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। तो जो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है वो पोलर मॉलिक्यूल से भी बना हो सकता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, ठीक है। आपको अगर सर इसका फर्क क्या है बताता हूं आपको, ठीक है। ये तो बात एक अलग बात थी, मैंने आपको बताया ना, मैं इस वर्ड को डिफरेंशिएट करना चाहता था। तो प्लीज इन टर्म को कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर रखो। ये वर्ड मैंने आपको केवल इतने से बताया कि मैं डाइलेक्ट्रिक वर्ड किसकी जगह पे यूज कर सकता हूं, जिससे आपके दिमाग में उस टाइप की इमेज क्रिएट होती चली जाएगी, है ना। अब आपने क्या किया? मीडियम में ऐसा कुछ किया। तो मीडियम में ऐसा रखने से होता क्या है? देखो ध्यान से, अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड इसका 0 नहीं है, और इसमें आप एक वाटर मॉलिक्यूल प्लेस कर देते हैं। एक मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करना। तो पॉजिटिव चार्ज पे उधर की तरफ नेगेटिव चार्ज, यानी OHN और HN। तो क्या मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएगा? यानी इसका पार्टीशन अगर करें तो OHN पे खिंचाओ, इधर की तरफ HN पे खिंचाओ, तो इस टाइप से इसको बोलते हैं, इस केस में इसको पोलराइज्ड कहेंगे। पहले मॉलिक्यूल्स इधर उधर भटक रहे थे, इधर सभी का नेट डायपोल मोमेंटम वैसे 0 नहीं था, लेकिन जब आपने रखा तो आपको पता है इस टाइम, इस केस में सभी डायपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो गए। लेकिन इस पे खिंचाव है, इस पे तनाव है, इस पे भी खिंचाव, इस पे भी खिंचाव है, स्ट्रेच खिंचाव है। और उस खिंचाव की वजह से क्या ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक होने के बाद ये H आयन और OH आयन में कन्वर्टेड हो सकता है कि नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो वो इसमें फ्लो करने लग जाएंगे, OH आयन इधर जाने लग जाएंगे और H आयन इधर जाने लग जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वाटर को रखूं या वाटर मॉलिक्यूल को प्लेस करूं, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल पे खिंचाव डेवलप होता है, खिंचाव प्रोड्यूस होता है, खिंचाव प्रोड्यूस होता है। और उस खिंचाव की वजह से क्या ये मॉलिक्यूल टूट सकता है? आपको पता है कि इसका मतलब इसकी एक पर्टिकुलर लेवल तक इसकी स्ट्रेंथ है,
उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका ब्रेक डाउन या इसका आयोनाइजेशन पॉसिबल है ना। आप उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन लिमिट। क्या बोलते हैं आप उसको? ब्रेक डाउन, या फिर आप बोल सकते हैं आयोनाइजेशन लिमिट। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन लिमिट। उस आयोनाइजेशन लिमिट को आप उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दिस आयोनाइजेशन लिमिट उसकी स्ट्रेंथ को बताता है कि लाइक आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, खिंचाव बढ़ेगा, और इंक्रीज करोगे, खिंचाव बढ़ेगा, और इंक्रीज करोगे, खिंचाव बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आयोनाइजेशन पॉसिबल है, उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डिनोट करते हैं के से। तो इसका मतलब क्या सभी मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता होगा? लेकिन ध्यान रखना, मैं बात इंसुलेटर की या डाइलेक्ट्रिक की ही कर रहा हूं, मैं कंडक्टर के लिए तो बात भी नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंसुलेटर्स के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी तक केवल। ठीक है? तो हर मीडियम की एक स्ट्रेंथ है, हर मीडियम की एक इंसुलेशन स्ट्रेंथ है। क्लियर है ना? उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्ट्रेंथ कहते हैं, या फिर आप इसे रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप? रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। आप इसे रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये मीडियम के साथ कुछ ऐसे रिलेट करता है, दैट इज एप्सिलॉन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट की जगह आप के भी लिख सकते हो, तो एप्सिलॉन मीडियम के लिए मैं इसे के एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं। क्लियर है ना? ये बातें मैं वैसे आपको याद करो, जब मैं फोर्सेस की बातें कर रहा था मैंने उसमें बताया भी था कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है? ये डिस्कशन मैं कर चुका हूं। ठीक है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? कि जब तक वो डाइलेक्ट्रिक बना रहे, वो इंसुलेटर बना रहे, अदरवाइज ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन के बाद वो कंडक्टिंग हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ तक वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, उसके बाद क्या है वो? ठीक है? और ये बेसिकली बना किससे है? किससे बना है? पोलर मॉलिक्यूल या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, है ना। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड भर दूं तो उसमें भी खिंचाव होने के चांसेस, वहां पे आयोनाइजेशन होने के चांसेस हैं। ठीक है? डन। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, वो भी डिफरेंस आपको समझ आ गया। पोलर मॉलिक्यूल के लिए नेट डायपोल मोमेंटम जीरो नहीं है, यहां पे नेट डायपोल मोमेंटम जीरो है। इसके लिए एक चीज और कही जाती है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किसी भी एटम पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास एक सेंट्रल एटम पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? ऑन कार्बन, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? यहां पे कहीं, जो कि किसी पर्टिकुलर एटम पे नहीं है। तो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इस टाइप से भी डिफरेंस आप दिमाग में रख सकते हो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये भी शायद आपको बात पता चल गई। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैं तब तक की बातें कर रहा हूं जब तक वो इंसुलेशन में है, उसके बाद वो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं कंडक्टिंग बिहेवियर शो करने लग जाएगा। डन। तो रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारी बातें आपको फेस पता चल गई। अब मैंने क्या करना है, मुझे इसी को इस प्लेट के बीच में भरना है। मैं अगर डाइलेक्ट्रिक को, किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेट के बीच में भरता हूं, मैंने मान लेते पानी भर दिया, पानी भर दिया, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। पहले ये किधर भी थे, लेकिन अब ये, तो आपको पता है कि मैंने इस प्लेट को पॉजिटिव किया था, इस प्लेट को मैंने नेगेटिव किया था। तो आप ध्यान से देखो, इधर OH कंसंट्रेशन, OH कंसंट्रेशन, OH कंसंट्रेशन, OH कंसंट्रेशन, और इधर H आयन कंसंट्रेशन। लेकिन ध्यान रखो ये H आयन टूट के प्लेट तक नहीं पहुंच रहा। आपको पता है इस चार्ज को आप कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। यानी आपने प्लेट को कितना चार्ज दिया, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस ऑफ सिग्मा है, लेकिन आपको पता है कि अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है। इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला होता है Q डैश इज इक्वल टू Q ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। इतना होता है, मतलब इतना चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इंड्यूस्ड का मतलब जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। ये फ्लो नहीं कर रहा है, ये फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर आप इस पे लगातार चार्ज को बढ़ाओगे तो फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और फील्ड स्ट्रेंथ होने की वजह से हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी हो जाए। ठीक है? ये डन। अगर मैं
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, इधर की तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इनिशियली कितनी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मीडियम। और एप्सिलॉन मीडियम को क्या मैं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, डायरेक्ट। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्लेट के बीच में इतना है तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी फॉर द सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन सिग्मा डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैंसिल, यानी ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। यानी क्या कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज कर गई है। मतलब जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, क्या भरते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, क्या कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, वो भी के टाइम्स। आपको पता है पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी, 81। तो अगर मैं प्लेट्स के बीच में वाटर भर दूं तो कैपेसिटी 81 गुना बढ़ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। क्लियर। तो आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक भरने से हुआ क्या, डाइलेक्ट्रिक भरने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हुई, पोटेंशियल चेंज हुआ, कैपेसिटी भी चेंज हो गई। लेकिन वो कब, जब आपने चार्ज, यानी आपको पता है मैं ये इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, इनिशियली चार्ज्ड कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, चार्ज्ड कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। मतलब ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, तब की मैं बात कर रहा हूं। फिर आपने डाइलेक्ट्रिक भरना शुरू किया, मतलब इसको चार्ज करने के लिए अब कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं जुड़ा हुआ था, तब की मैं बातें कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल सोर्स नहीं, अगर चार्ज्ड कैपेसिटर में आप ऐसा करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहां पे आप आंसर क्या दे सकते हो, इफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं यहां पे चार्ज्ड कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, चार्ज्ड, नॉट इन केस ऑफ चार्जिंग। मतलब जब चार्ज हो रहा है, चार्जिंग हो रही है, तब तक बात अलग है, चार्ज्ड की बात अलग है। विच इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब लगातार चार्जिंग चली हुई है। क्या चली हुई है बेटा, चार्जिंग चली हुई है, मैं चार्ज की। तो अभी तक फिनोमेना मैंने क्या डिस्कस किया आपसे, मैंने जो आपसे डिस्कस किया, जो चेंजेस डिस्कस किए हैं, कि मैंने चार्ज्ड कैपेसिटर के लिए, मैंने इन केस ऑफ चार्जिंग की अभी कोई बात नहीं की है, तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। इसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड है, यानी जो बैटरी से मैंने जिससे चार्ज किया था वो डिस्कनेक्टेड है, उसके केस में मैं ये आंसर दूंगा। डन, क्लियर है। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, और इससे रिलेटेड कई सारे एजम्पशंस और भी हैं जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको देने वाला हूं। अब आपको पता है कि यहां पे एक बात आती है कि यार मैं अगर पूरी जगह पे, यानी जो डाइलेक्ट्रिक मैंने भरा, वो डाइलेक्ट्रिक भरने की जगह को मैं बदल देता हूं। मैंने कुछ जगह में डाइलेक्ट्रिक भरा, कुछ जगह को लीव करके रखा, उसके एजम्पशंस कुछ और है, कुछ एनालिसिस और है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे व्हेन एयर इन अ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम, तब क्या होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन है जो डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर पे ही कहीं ना कहीं स्टैंड लेता है। ये भी मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर मीडियम में अपने डाइलेक्ट्रिक को भरा, तब क्या होगा। या फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखो ध्यान से, ये कुछ मीडियम को लेके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को लेके। तो ये कुछ एनालिसिस जो मेरी थॉट पे, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया, उसके बिहाफ पे आप इसकी एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो। मैंने बोला ना, क्वेश्चन करते समय मैं इसमें और भी अप्रोचेस आपके माइंड में डालने वाला हूं, लेकिन आज के लिए इतना। मिलते हैं और अच्छी एनालिसिस के साथ इसके सेकेंड लेक्चर पे। सेकेंड लेक्चर इससे रिलेटेड होगा, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, इन दोनों लेक्चर से कैपेसिटर आप वाइंड कर सकते हैं और डेफिनेटली आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।